वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन साहब, प्रोफेसर संगीत रागी जी, समीर चौगांव के साथ हमारे मेहमान हैं। हम बात कर रहे हैं टीम मोदी की, जो नई टीम बनी है, इनके ऊपर अब कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। अब चुनाव के तो चलिए और बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, लेकिन चुनाव आपने जो टीम बनाई है उसमें भी इन सब का ख्याल रखना पड़ता है। उसकी भी हम लोग बात करेंगे। हमने शिवराज सिंह चौहान की बात की, मनोहर लाल खट्टर, CR पाटिल की बात की, बड़े मंत्रालय इनको मिले। अश्विनी वैष्णव जी पर भरोसा बरकरार है पहले की तरह से? नहीं, देखिए बहुत ही अच्छे रेल मंत्री, मैं ऐसे बता रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यक्ति है। प्रधानमंत्री के प्राइवेट सेक्रेटरी होते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और रोज मुलाकात जब होती थी तो वो किस तरह से अपने आप को कंडक्ट करते थे, किस तरह से बड़े मेटिकुलस थे, ये बड़ा देखने वाली बात है। वहाँ से देखिए, एक तो बहुत पढ़े लिखे हैं, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, IIT कानपुर से पढ़े हैं, इस तरह से उनकी एजुकेशन है। जो M.Tech की उन्होंने IIT कानपुर से की, तो इस बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और दूसरा, मेटिकुलस है अपने काम में। जो अर्ली जो उनका अपॉइंटमेंट्स हैं वो उड़ीसा से हैं, इसीलिए जो आपने देखा होगा राज्यसभा उड़ीसा से आते हैं। दूसरी बात ये भी है कि ट्रस्टेड है। उन्होंने बहुत अच्छा काम गोवा पोर्ट ट्रस्ट में जब उन चेयरमैन बने थे तब भी बहुत अच्छा काम किया था, और तब से उनका अगर आप फॉलो करेंगे तो किस तरह से उन्होंने अपनी स्किल्स को बढ़ाया है, उन्होंने किस तरह से जो बीजेपी के संगठन को समझा है, किस तरह से उन्होंने अपनी जो लॉयल्टी प्रूव की है इस संगठन के, वो बहुत कुछ दिखाता है कि वो कितने केपेबल व्यक्ति। तभी आप देखिए रेल मंत्री वो, इससे पहले तो अभी INB और उनको दे दिया गया, और IT मंत्री भी वो हैं। 6G रोल आउट होना, भी 5G रोल आउट को प्रॉपर करना है पूरे देश में, 6G लाना है इन लोगों को। IT बड़ी ट्रिकी मंत्रालय है। फॉरेन कंपनीज जो हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, आप जानते हैं, जितने भी सोशल मीडिया, इंटरनेट वगैरह की में बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनी। हालांकि IT सॉरी इनके अंडर नहीं आएगा, तो टेलीकॉम के अंडर आएगा। नहीं, टेलीकॉम अलग हो गया, टेलीकॉम इज सेपरेट, IT इज IT। नहीं, वही मैंने क्योंकि बोला 5G 6G, तो वो तो टेलीकॉम है, इनके अंडर जो सोशल मीडिया वाली कंपनीज हैं, जो बैंडविड्थ वाली कंपनीज हैं, ये जो करती हैं, ये सारी जो प्रॉब्लम्स आते हैं, इनके साथ जो झगड़े होते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो कौन सुलझा सकता है, और ये बहुत केपेबल व्यक्ति हैं उसको सुलझाने की। ठीक है भैया, एक बार क्योंकि चुनाव था तो उस बीच में बहुत सारे ऐसे सवाल आते थे, मैंने कहा आज चलिए अच्छा मौका है, नए एक बार फिर से उनको रेलवे मंत्रालय मिला है तो इसकी चर्चा होनी चाहिए। 10 साल में भारत का रेलवे कैसे बदला, या क्या बदला, पहले तो ये सवाल है। हर्षवर्धन जी। देखिए, सबसे पहले तो मतलब मैं ये कहूँगा, और चूंकि उस पर एक बहुत माइन्यूट सा ऑब्जर्वेशन है जो मेरे दिमाग में आया था, और वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आज आप देश के किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो ट्रेन जाने के बाद आपको नाक पर रुमाल नहीं लगानी पड़ती। और ये मैं कह रहा हूं, इसको ध्यान से जरा सोचिएगा। देश के किसी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन गुजर जाने के बाद सुबह आप पहुंचे, आपको नाक पर रुमाल नहीं रखनी पड़ती, क्योंकि इस देश में लगभग, अभी भी कुछ ट्रेनें बची होंगी, सभी ट्रेनों में अब डब्बों में जो आपके टॉयलेट बदल गए हैं, वो अब रेलवे स्टेशन पर गंदगी नहीं गिराते। लोगों के स्वास्थ्य, लोगों की सुविधा, सफाई रेलवे से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण, जो बिल्कुल किसी के ध्यान में नहीं आता। दूसरा, इस देश में बार बार कहा जाता था कि रेल ट्रैक की स्पीड बढ़ाओ, शताब्दी राजधानी भी बढ़िया चल सकती थी, लेकिन चलती कैसे? पिछले 30-40 सालों से रेल ट्रैक जहां पड़ गया, बदलने की स्थिति नहीं थी। लास्ट 50 ईयर में जो ट्रैक चेंज हुआ था उतना लास्ट 10 ईयर्स में हुआ। जितना लाइनों का दोहरीकरण पिछले 60 सालों में नहीं हुआ, उससे ज्यादा पिछले 10 सालों में। समझा दीजिए दोहरीकरण का मतलब। किसी भी एक ट्रैक पर, जैसे मैं आपको एक बता देता हूं, जो मेरा अपना रेलवे ट्रैक था, हावड़ा दिल्ली सबसे व्यस्त रेलवे ट्रैक है, जिस पर स्थिति ये होती थी कि रेलगाड़ी यानी पैसेंजर यात्री गाड़ी और मालगाड़ी यानी जो ढो के ले जाती है, वो दोनों एक साथ जाती थी। अब उसमें से कोई एक थोड़ी सी देर हो गई, और उनके बीच की जो समय अंतराल है वो 3 से 5 मिनट का है, एक ट्रेन से दूसरे के बीच में। यानी उसी पर आना भी है, उसी पर जाना भी है। और कहां बदलेगा वो? जहां उसको स्टेशन मिलेगा। इसीलिए स्टेशन पर आपको प्लेटफॉर्म और जो ट्रैक होते हैं वो दिखते हैं, तो वहीं पर उनको बदलना है। अब अगर वो नहीं होगा तो वो आउटर पर खड़े होगी, और एक ट्रेन खड़ी होगी तो पीछे 5 से 10 ट्रेन उतनी देर में डिस्टर्ब हो जाएगी। दोहरीकरण हो गया तो आने का ट्रेन अलग, ट्रैक अलग, जाने का ट्रैक अलग, और अब तीसरी लाइन भी कहीं कहीं अलग से डेडिकेटेड बिछाई जा रही। और ये मैं नहीं कहूंगा पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, पहले की सरकारों ने भी सोचा था, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बाकायदा यूपीए के समय में सोचा गया, लेकिन वो काम पूरा नहीं हो पाया। उसको पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। अब इसके बाद की चीज कौन सी आती है?
और मैं तो चूंकि बनारस गया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये सामान्य बात भी नहीं बता पा रहे हैं। जो डीजल रेल कारखाना था वो बनारस रेल कारखाना हो गया, यानी जहां डीजल के रेलवे इंजन बनते थे अब वो इलेक्ट्रिक वाले बनते हैं, क्योंकि देश भर में अब इलेक्ट्रिफिकेशन हो जा रहा है। ट्रैक पे धीरे धीरे कोयला वाला पहले खत्म हुआ, भाप वाला, फिर डीजल खत्म हो रहा है और अब इलेक्ट्रिक वाले हो रहे हैं। ये काम भी इस सरकार के कार्यकाल में सबसे तेजी से हुआ। अब उसके बाद आए जो ट्रेनों में आप यात्रा करते हैं, तो आपको आज ट्रेन में यात्रा करते हुए सारी रात आप झूले की तरह झूलते हुए नहीं जाते हैं। आपकी ट्रेन बहुत स्थिर चलती है। उसके पीछे वजह ये ट्रैक बदल गए, डिब्बे बदल गए, उनको जोड़ने की जो तकनीक होती है, नए LHB डिब्बे आ गए, उनको जोड़ने की तकनीक बदल गई, उसकी वजह से ये सब हुआ। और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 10 वर्षों में हुआ है। और उसकी आप आगे की परिणति देखेंगे कि देश के 550 रेलवे स्टेशन वो जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल से बदलेंगे। पहले भी रेलवे स्टेशन रात भर किसी शहर का गुलजार स्थान होता था, अड्डा होता था, अब वो मल्टी मॉडल हब बनेगा, जो सूरत में आपको दिखता है, जो भोपाल का जो पहले हबीबगंज था वो स्टेशन बदल गया, वो बनता है। और उस तरफ मुझे लगता है कि अगले 5 सालों में देखिए, बहुत अच्छी बात है कि रेलवे में बहुत कुछ चेंज हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि रेलवे में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। आप जब बात करते हैं तो सुरक्षा की बात आपको करनी पड़ेगी। जिस तरह से एंटी कोलिजन डिवाइसेस लगने चाहिए थे वो नहीं लग पाए। ये एक बड़ा समस्या है। बालासोर के बाद ही, बालासोर ट्रेन हादसे ये के बाद बड़ी ही बड़ी blackout जो हो है, गया था। आपने जब वंदे भारत बनाई तो आपने ये सोचा था 160 किलोमीटर प्रति घंटा पे चलेगी। कितने पे चल रही है? 80 कुछ पे। और उसके वो भी घट गई है, 70 कुछ पे पहुंच गई है। तो देखिए, ये सारी समस्याएं जो हैं वो रेलवे की हैं। और मैं मानता हूं कि अश्विनी वैष्णव बहुत केपेबल व्यक्ति हैं, लेकिन इन समस्याओं को अभी आपने देखा होगा, अभी तस्वीरें चल रही थी कल की कि वंदे भारत में किस तरह से नॉन टिकट लिए हुए पैसेंजर्स घुस गए थे, वो पूरा भीड़ जो है उन्होंने लगा दी थी वंदे भारत में। ये सब चीजें ऐसी हैं और एक आरोप जिनको तो देखिए सुधारने की वो जरूरत है। चुनावों में भी, चुनाव के दौरान नहीं, तो लेकिन लगते एक हैं आरोप, चीज लेकिन थोड़ा ये कि सा, भाई एक चीज, सारा जोर इस सरकार का VIP ट्रेनों पर रहा, वंदे भारत चला दो। मैं यही कह रहा हूं, ये बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा। एक तो ये कि अगर किसी ट्रेन में कोई भीड़ किसी डब्बे में अचानक चढ़ जा रही है, तो ये हमको भी सोसाइटी के तौर पे जरा उसको ठीक करना होगा। दूसरा ये तरीका है कि RPF और GRP सीधे मामला दर्ज करना शुरू करें। और दूसरी चीज, ट्रेनों, VIP ट्रेनों पर ध्यान नहीं है। आमूल चूल अब आपको वो पैसेंजर ट्रेनें अगले 5 सालों में खत्म हो जाएंगी। जो वंदे भारत शैली की जो 102 ट्रेनें हो गई हैं, वो चारों कैटेगरी की ट्रेन यही हो जाएगी। नए वाले डिब्बे जिनको आप यूरोपियन स्टाइल में देखते थे, यूरोपियन कंट्रीज में देखते थे, निश्चित तौर पर हर ट्रेन में वही डब्बा आएगा। वही उसका कोई नाम है डब्बे का, मैं भूल रहा हूं। नहीं, नमो भारत है, अमृत भारत है, वंदे भारत है, ये सीरीज डब्बे के डिजाइन LHB बोलते हैं। ठीक, हाँ बोलिए समीर जी। देखिए, हर्षवर्धन जी ने सरकार में वैष्णव जी की क्या भूमिका रही उसके बारे में पूरा अच्छे से बता दिया। मैं उनको संगठन का जिक्र करना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश के चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय भूपेंद्र यादव को संगठन प्रभारी बनाया गया था और अश्विनी वैष्णव को सह-प्रभारी बनाया गया था चुनाव के समय। तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अश्विनी वैष्णव तो पार्टी संगठन से आए हुए नेता नहीं है, ब्यूरोक्रेट है, पढ़े लिखे, मध्य प्रदेश के संगठन को ये कैसे समझेंगे, उन्हें सीधे सह-प्रभारी बना दिया गया है। अश्विनी वैष्णव ने मध्य प्रदेश गए, पर्दे के पीछे काम किया और 20 दिन के अंदर 230 विधानसभा सीटों का जो डाटा इन्होंने इकट्ठा किया। IT मिनिस्टर थे, पढ़े लिखे, अपने लैपटॉप पे। जब अमित शाह वहां बैठक लेने गए तो सारे पार्टी के पदाधिकारी फाइल लेकर बैठे हुए थे और सब बता रहे थे। 20 मिनट में अश्विनी वैष्णव ने पूरे 230 सीटों की जानकारी, विपक्ष की क्या स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहां कैसे काम कर रहा है, कहां पर क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, पूरा 230 का अमित शाह को दे दिया। उस बैठक में अमित शाह ने खड़े होकर ताली बजवाई थी अश्विनी वैष्णव के लिए कि देखिए, ये व्यक्ति संगठन का नहीं है, आप लोग जिंदगी भर यहां जमीन पर काम कर रहे हो। इस व्यक्ति ने आकर 20 दिन के अंदर 230 के बारे में मुझे जो जानकारी दे दी, वह मुझे संगठन नहीं दे पाया। और अश्विनी वैष्णव, बड़ी बात है जो आपने बताई, बिल्कुल रिपोर्टेड बात है कि खड़े होकर ताली बजवाई। हाँ, इसके बीच में अपने संगठन पदाधिकारियों के बीच में अमित शाह ने ताली बजवाई कि देखिए, ये व्यक्ति संगठन का आदमी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी दी तो किस तरीके से 230 सीटों का पूरा डाटा हमारे पास दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही थी उनकी कि सरकार में प्रदर्शन किया और संगठन की जिम्मेदारी दी तो उसको समझा और वहां भी उन्होंने पूरा 100% कंट्रीब्यूट किया। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है उसमें अश्विनी वैष्णव की जो भूमिका रही है सलाह देने में, वो एक बड़ी कामयाबी थी। मुझे लग रहा है यही पार्टी को लगा, मोदी जी को लगा होगा कि सरकार में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, संगठन की जिम्मेदारी देते हैं अश्विनी वैष्णव को, तो वहां भी बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी कारण उनको मुझे लगता है कि सबसे बेहतर जिम्मेदारी मिली है। और सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ रेल भी उनके पास था ही, सूचना प्रसारण मंत्रालय दिए
दिया गया और IT भी उनको वो और दिया गया। भरोसा दिखाता है और कितना भरोसा बिल्कुल, करती है इन पर सर, मोदी जी कितना भरोसा करते हैं। टेलीकॉम क्योंकि मैंने आपसे जिक्र कर दिया था, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है, 5G 6G वाला रोल आउट की जिम्मेदारी उनकी होगी। सर अब मैं जरा अगर इस पर इनके बारे में कुछ बोलना हो तो बोलिएगा, लेकिन फिर एक स्वास्थ्य के बारे में बात करना चाहिए। भारत में स्वास्थ्य तंत्र को अब मजबूत होना पड़ेगा सर। कोरोना के बाद बहुत कुछ कहा गया था, मुझे पता नहीं कितना हुआ, उसमें से आप और रोशनी डालिएगा। देखिए, मुझे नड्डा साहब के पास फिर जिम्मेदारी है। हाँ, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य एक ऐसा है जो कि मुझे लगता है कि भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत कोऑर्डिनेट करने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था जो है इस देश में चरमराई हुई है। एक छोटा सा भी टेस्ट कराने के लिए होता है तो आज ब्लॉक के स्तर पर जो थोड़ा बहुत आपको खून के जो सैंपल्स हैं वो सब आप कर दें, लेकिन आपको बहुत बड़ा यदि कोई एक्सरे वगैरह कराना हो या मान लेते हैं CT स्कैन वगैरह सब कराना हो, तो ये सुविधाएं तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी आज के दिन में नहीं है, ठीक से नहीं है, और कई जगह तो डिस्ट्रिक्ट में है ही नहीं, ब्लॉक लेवल पर तो है ही नहीं, मुश्किल है, मिलता ही नहीं है। दुर्भाग्य है कि ये इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया गया है। प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया था और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हॉस्पिटल थे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव किया है। दूसरी बात, एक चीज जोड़ दूं मैं अगर आपकी, क्योंकि गंभीर डिस्कशन है ये, जिस तरीके से आयुष्मान भारत योजना का एक अच्छा रोल आउट किया गया पूरे देश के अंदर कि 5 लाख का बीमा, और अब तो उसमें जब एल्डर सिटीजन्स आ गए हर कैटेगरी, तो बुजुर्गों के लिए तो वो हर बुजुर्ग के लिए हो गया देश के अंदर। और एक अच्छी बात है कि ये हेल्थ बीमा देने में हमारे यहाँ सारी पार्टियों के अंदर होड़ भी लगी हुई है। कोई कहता 5 लाख, केंद्र सरकार कहती है 5 लाख, कोई कहता 25 लाख, कोई कहता 50 लाख। ये मैं जो कहना चाह रहा था सर वो ये, क्या इस सरकार ने ये रियलाइज कर लिया है कि बहुत बड़ा काम है, सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती स्वास्थ्य सुविधाएं देने में भी प्राइवेट सेक्टर की मदद के बगैर, तो अब प्राइवेट तो अपने आप पहुंचेगा ही जहां उसको पहुंचना है। अगर आप बीमे से उनको जोड़ देंगे तो आम व्यक्ति आज एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराएगा। प्राइवेट सेक्टर को लाइए जरूर, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो खर्चे होते हैं उसके लिए बीमा है। आज के दिन में कम से कम ग्रामीण लोग जो हैं वो चीजें बेयर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो आपको दिया है ना ये बीमा जो आप लोग कह रहे हैं, बीमा में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि बीमा कंपनियां इतनी किंतु परंतु के साथ काम करती हैं। जब रूरल एरिया में, जैसे एक प्रधानमंत्री औषधि केंद्र है, आप देखेंगे कि ये प्रधानमंत्री औषधि केंद्र जो है वो मूलतः शहरी व्यवस्था में ज्यादा ये हुआ है। इसको गांव तक ले जाने की जरूरत है कि जो आपने देखा होगा जेनरिक दवाइयों वाली जो जेनरिक दवाइयों वाली आप बात कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसे जो हैं वो बहुत कीमती दवाएं जो थी वो भारत सरकार ने कहा कि आप जेनरिक दवाइयां लिखेंगे। आप एक कैंसर की टोमोक्सिफिन या ऐसी कोई मेडिसिन होता है, बाहर की दवाइयां जो है वो कंपनी होती है, एक टैबलेट की कीमत 130 रुपये होती है। डाबर वही कीमत जो है वो 30 रुपये का एक टैबलेट आता है। अब भारत सरकार उसको और भी रिड्यूस कर रही है। तो ऐसी दवाइयां यदि ग्रामीण स्तर तक पहुंच जाए, पहले हम देखा करते थे कि ब्लॉक में जो डॉक्टर होता था या केंद्र होता था, स्वास्थ्य केंद्र होता था, बड़ा अच्छा हुआ करता था, लेकिन 30-40 साल में पूरा ये खराब हुआ है। अब मुझे लगता है कि ये समय आ गया है कि ब्लॉक स्तर पे, छोटे शहर स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे औषधालय और विकसित भारत बनाना है तो ये काम तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें एक लाइन जोड़ रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बहुत बड़ी योजना लॉन्च की, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। हर गांवों के अंदर आयुष्मान आरोग्य मंदिर होंगे जहां बेसिक हेल्थ की सुविधा है कि आपका शुगर कितना है, कैंसर की बेसिक ट्रीटमेंट है, टीबी हुआ है, इसका चेकअप होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको फंड कर रही है, सरकार बना रही है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। और प्रधानमंत्री का प्लान है कि देश के जितने भी गांव है, हर गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो, जहां वहां के आदमी वही लोकल पर बेसिक जो है टेस्ट करवा ले, और अगर कोई बड़ी बीमारी निकलती है तो उसका अरेंजमेंट किया जाए कि ब्लॉक लेवल पर जाकर या स्टेट लेवल पर जो हॉस्पिटल है वहां उसको भर्ती करवाया जाए।